एक और चीज दिखा दूं, क्योंकि प्रोफेसर राजीव गुप्ता साहब आपके पास आने से पहले आपके राज्य का मामला है, इसलिए जरा इस पे अमित शाह साहब कितना गरज रहे थे ये जरा सुन लीजिए। ये मैं भाइयों बहनों बताओ, कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गए तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। अब ये एक अमित शाह साहब ने बताया कि उनके वो गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। अब मैं गहलोत साहब का एक रिटन, उन्होंने एक इंटरव्यू बड़ा किया, इसका खंडन किया, वो मैं दिखा दे रहा हूं, क्योंकि वो भी एक दर्शकों को देखना आवश्यक है कि किस तरह से ये मामला ठीक हुआ, उसको भी दिखा दीजिएगा। जो गहलोत साहब की तरफ से, फिर मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं। Shah claims of NIA arresting Kanhaiya Lal murder accused a lie, says Gehlot. Union Home Minister knows that both killers were active BJP leaders. ये बात इसलिए समझना जरूरी है, प्रोफेसर साहब आप जरा समझाइएगा, आप वहीं से हैं। मैं उसके बाद में एक लखनऊ का भी आपको केस बताऊंगा कैसे क्या हुआ। ये देश के होम मिनिस्टर हैं भाई, गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा है, और मुख्यमंत्री कह रहा है ये झूठा है। तो ये कौन सा देश है? ये तो बच्चों में ये सब होता था कि उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अब गृह मंत्री कह रहा है वो झूठा, वो कह रहा है तू झूठा। तो ये कौन सच्चा? जरा प्रोफेसर राजीव साहब आप बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को याद है जब ये इंसिडेंट हुआ था, बीजेपी का कोई व्यक्ति वहां नहीं गया था। वहां पे सबसे पहले पहुंचने वाले गहलोत थे, और शायद उन्होंने 7-8 घंटे के अंदर इन लोगों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से एक और जो समाज में एक टेंशन चल रहा था उस पर उन्होंने काबू पाया था। मैं प्रोफेसर राजीव आपसे जरा समझना चाहूंगा ये क्या मामला था। देखिए, कन्हैया लाल का जो केस था वो मतलब राजस्थान की सरकार के लिए एक चुनौती बनकर के उभरा था, क्योंकि इसको एक सांप्रदायिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया था, और उस सांप्रदायिक स्वरूप के चलते अगर गहलोत सरकार जल्दी से निर्णय नहीं लेती तो इस पूरे प्रकरण को बेस बना करके पूरे देश के अंदर यह एक सांप्रदायिक ज्वार को पैदा कर सकते थे, जिसकी इन्होंने कोशिश की। लेकिन राजस्थान की पुलिस की अपनी सक्रियता ने उस कन्हैया लाल के जो मर्डरर थे, जो इन्होंने उसकी हत्या की थी, उनको गिरफ्तार किया कुछ ही घंटे के अंदर, और अपनी एक सक्रियता है वो स्थापित की। एनआईए तो वहां कहीं थी ही नहीं। एनआईए को तो बाद में ये केस सौंपा गया है, जो इस बात की तहकीकात आगे चल करके कर रहा है। और अब अगर इसको किसी प्रकार का कोई दंड दिया जाता है या इसमें कोई त्वरितता लाई जा सकती है, तो उसमें एनआईए की अपनी एक भूमिका होती है, और वो भूमिका एनआईए सही तरीके से नहीं निभा रहा है। क्योंकि इनको एक चीज लगती है, मुझे एक चीज बता दूं आनंद वर्धन जी, जो हर बार लग रहा है चुनाव के अंदर, चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसे मुद्दों को रेज कर दिया जाए जो ध्रुवीकरण की राजनीति को जन्म दे देते हैं। और क्योंकि इन्होंने एग्रेसिव मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषी जो समाचार पत्र हैं, उन समाचार पत्रों को विज्ञापन के माध्यम से उनको एक सपोर्टिव रंग दे करके ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें कि इन घटनाओं को जोर शोर से बोल करके जो इनके अपने मत के लोग हैं और जो आम जन हैं, जो कि इन सारी चीजों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, उनके माइंडसेट को और उनकी मेमोरी को चेंज किया जा सके। हम सब लोग जान रहे हैं कि इस नव्य उदारवाद की राजनीति ने प्रत्येक देश को, प्रत्येक समाज को एक पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और इस उत्तर सत्य समाज में हम लगातार नए नए तथ्यों की रचना कर रहे हैं। नया इतिहास में जो सच घटनाएं हुई हैं, जिनकी वास्तविकता स्थापित हो चुकी है,
उनको झूठ बता करके एक नए इतिहास को गढ़ना, हमारी स्मृति को खत्म करके एक नए तरह की स्मृति को हमारे सामने स्थापित करना, स्वाधीनता संघर्ष में जिन लोगों ने ब्रितानी हुकूमत के सामने घुटने टेके, उन लोगों को देश के लिए राष्ट्रवादी नेता के रूप में घोषित करके उनके कथित बलिदानों को हाईलाइट करने की कोशिश, वे लोग जो किसी ना किसी प्राकृतिक मृत्यु का शिकार हुए, उन्हें संदेह का लाभ दे दिया कि भाई ये फलाना राजनेता था, ये जेल के अंदर बड़ी संदेहास्पद स्थितियों में मरा, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, वो रेल की पटरी पर मरे हुए पाए गए, उनके लिए कोई जिम्मेदार है। इस तरह का झूठ, और एक झूठ जो आपने देखा होगा, जो ये 1925 से लगातार ये जो राइटिस्ट फोर्सेज है वो चला रही हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले कुछ वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये जो एक झूठ बोलने की आक्रामक राजनीति है, ये जो आक्रामक संस्कृति है इनकी, वह संस्कृति एक लंबे समय से लोगों के बीच में परोसी जाती रही है। और अब तो हर चीज पर झूठ है। आश्वासन है तो झूठ है, आश्वासन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया। आम जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं, और इस झूठ को फैलाने में आईटी सेल, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कॉरपोरेट के कंट्रोल में है, और हिंदी भाषी समाचार पत्र, ये जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने एक चीज का निर्णय ले लिया है कि उनके लिए लोकतंत्र का मतलब केवल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। हम चुनाव को कैसे जीतें, और चुनाव को जीतने के लिए हम कितना झूठ बोलें, कितनी सांप्रदायिकता फैलाएं, कितना पोलराइजेशन करें, कितनी आक्रामकता के साथ हम अपने बूथ को मजबूती दें। और फिर जब वहां पर, मैं तो एक चीज देखिएगा, 2014 से पहले से, जब से गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से लेकर के अब तक, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जिस आक्रामक शैली में बोलता है, वो आक्रामक शैली अपने आप में एक हिंसा का प्रतिनिधित्व करती है। वह जो हिंसा है, हाथ उठा करके, मैंने कभी नहीं सुना नेहरू को इस तरह से बोलते हुए, मैंने कभी नहीं सुना लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हुए, मैंने कभी नहीं सुना इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह तक और इनसे जुड़े हुए जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे या विभिन्न राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस तरह की आक्रामकता का कभी इस्तेमाल नहीं किया। और जब ये आक्रामकता का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो भाषाई शालीनता है वो भूल जाते हैं। आपको ध्यान है, चोम्स्की वगैरह सब कहते रहे हैं कि जो अंत्यक्रिया होती है, वह अंत्यक्रिया दो व्यक्ति या दो समूहों के बीच के अलावा जब होती है तो इसके बीच में भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो एक सेपरेट एजेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है। इन्होंने उस सेपरेट एजेंट को झूठ के साथ जोड़ करके, आक्रामकता के साथ जोड़ करके, हिंसा के साथ जोड़ करके भारतीय जनमानस के एक ऐसे स्वरूप को विकसित कर दिया है जो जनमानस ये सोच पाने में अब असमर्थ है कि क्या सच है और क्या गलत है। जब तक वह सोचने की कोशिश करता है, एक नया झूठ एक नए तेवर के साथ, तथाकथित कुछ झूठे तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। वो छत्तीसगढ़ के लिए भी हो सकता है, वो राजस्थान के लिए भी हो सकता है। वो अब देखे ना, कर्नाटक के अंदर झूठ के कई स्वरूप हैं। आप एफसीआई चावल देने के लिए पहले सहमति प्रदान कर रही है और अचानक नेक्स्ट डे वो सहमति खत्म हो जाती है और ओपन मार्केट से ये चीजें खरीदियां उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि इन सरकारों को किसी ना किसी तरह से संकट में डाला जा सके। और संकट में डालने के लिए ये तरह तरह की चीजें अपना रहे हैं। संस्कृति को लेकर के झूठ, धर्म को लेकर के झूठ, विकास की प्रक्रियाओं को लेकर के झूठ, और हर तरह के झूठ को लेकर के, मतलब एक इस तरह का अप्रत्याशित आक्रमण है ये, जिस अप्रत्याशित आक्रमण को लेकर के जनता भ्रमित है। और जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, उनको लगता है कि इसी भ्रम में से ये अपनी
जीत की जो रेखा है उस जीत की रेखा को खींच सकते हैं। कुछ जगह पर इनको ये सफलता प्राप्त हुई, लगातार झूठ बोल करके। आसाम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल था। जिस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री ने झूठ बोल बोल करके वहां पर हिंसा का माहौल पैदा किया, या अब जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसको अगर हम देखें, जो सिटीजन्स एक्ट को लेकर के हुआ था, हर जगह पर इस तरह का झूठ बोल करके ये बताते हैं कि मेजॉरिटी खतरे में है, और मेजॉरिटी को खतरा दिखा करके, भय दिखा करके ये एक स्वरूप पैदा कर रहे हैं ताकि मेजॉरिटी इनकी तरफ आ सके। झूठ एक हथियार है, लेकिन ये हथियार अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस हथियार का मुकाबला करने के लिए लोग सच को लेकर के आगे बढ़ने लगे हैं। और ये जो अपोजिशन की यूनिटी का इनको दिख रहा है, उसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं लगातार। वो पूछते हैं इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे भाई, लोकतंत्र के अंदर विकल्प आ जाते हैं, आपको विकल्पों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समय आ गया है कि अब भारत की राजनीति का लैंडस्केप चेंज होना चाहिए। जी। मैं सिर्फ एक चीज और बोल दूं, ये पूरे देश के अंदर हो रहा है कि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा, जो राज्य का मुद्दा है, उसे किसी ना किसी बहाने से केंद्र अपने हाथ में ले रहा है ताकि विभिन्न घटनाओं को वो अपने हितों की तरफ डाइवर्ट कर सके। मैं लेकिन चलने से पहले एक लाइन में, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, कभी कभी मुझे लगता है कि एक लंबा सफर, और किसी को लगेगा कि राहुल गांधी एक लंबा सफर तय करके आए हैं, और शायद मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जो भी हो, बने ना बने, जीते ना जीते, लेकिन शायद वो एक तबके में ये तो कहीं ना कहीं मैसेज है ही कि अंत में सत्य की जीत होती है। आपको लगता है कि जो भी हो रहा है, जो भी राहुल गांधी के साथ हो रहा है, उनके इस विश्वास को कि सत्य बोलोगे तो अंत में जीत तो सत्य की होगी, यह है। प्रोफेसर राजीव, बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में इस पे एक आपसे जाता हूं कि अंत में जीत तो सत्य की होगी। सत्य की जीत की महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, और ये देश उस कीमत को उसके बाद से लगातार चुकाता हुआ चला आ रहा है। जब जब सच बोला गया है ना, जो झूठ पर केंद्रित सत्ता है उसने उन सच बोलने वालों को नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की है। हमें ये जो संकट है, इस संकट का रुझान जहाँ पर कि हमको हिंसा अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हुई दिख रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात सच है, चाहे कुछ भी हो, जैसे नुआखाली के अंदर गांधी अकेले खड़े थे और वो रोक रहे थे सांप्रदायिक हिंसा को, अब वो वक्त आ गया है कि बहुत सारे लोग जगह जगह पर आएं और ये देखें कि ये झूठ भी एक किस्म का नुआखाली है। इसके बीच में सच खड़ा अगर हम कर देंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति को फिर लोकतंत्र की तरफ मोड़ा जा सकता है।